मूत्राघात है, तो मूत्राघात में आप देखोगे यूरिन का बिल्कुल ही घात हो जाता है, मतलब यूरिन होती ही नहीं है। तो ये कई बार बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन हो जाती है, खास करके चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अगर कई बार आपके पास पेशेंट आता है ना जो बोलता है कि मुझे 24 घंटे से यूरिनेशन नहीं हुआ, तो उस केस में बोलते हैं ना कि यूरिन बॉडी के अंदर ही रह रहा है, एक तरह के टॉक्सिक मटेरियल रह रहा है, तो उसमें डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं। हालांकि आज की डेट में आपको पता है सिंपल सा कंडीशन ही है कि हम डाल करके कैथेटर निकाल सकते हैं यूरिन को, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी फंस सकती है कि कैथेटर डालने पर भी नहीं यूरिन निकलती है, तो उस केसेस में फिर अच्छा खासा और भी प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रीटमेंट में उन्होंने सर्जरी भी दे रखा है, हमारे संहिताकारों ने भी इस चीज़ को दिया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सप्रेसिव नेचुरल अर्जेस है, तो यूरोपैथी से ये इस तरह के हैं। तो मूत्राघात में एक तरीके से सिंपल वर्ड में हम समझें कि यूरिन बिल्कुल नहीं हो रही है या शायद 1-2 ड्रॉप निकल रही है। तो मूत्र रोगों में इसलिए मूत्राघात सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन होती है। मूत्रकृच्छ के पेशेंट रेयर ही आएंगे जो आपको इमरजेंसी टाइप की कंडीशन होगी, लेकिन ये मूत्राघात वाले पेशेंट इमरजेंसी वाले आते हैं, मीन्स उनको तुरंत ठीक करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वजह है अपान वायु, तो आपको पता ही है कि चाहे यूरिन की कोई तकलीफ़ है, चाहे पॉटी की कोई तकलीफ़ है, और चाहे और भी हैं जैसे आर्तो हो गया या गर्भ हो गया, उन सब सारे में निष्क्रमण के लिए उनके आपकी अपान वायु जिम्मेदार है। तो यहाँ पर वातल आहार विहार होगा तथा बेगावरोध की हिस्ट्री मिलेगी। तो बेगावरोध यहाँ पर मेन वजह होगा, तो आपको पेशेंट को हमेशा काउंसिल करना पड़ेगा कि बेगावरोध नहीं करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। बच्चे खेलने के चक्कर में करते हैं और बड़े अपने काम के चक्कर में करते हैं, तो उससे वात मिल्ली दोष प्रकोपित होता है। हालांकि त्रिदोष होता है लेकिन वात मेन होता है, और साथ में उसकी वजह से नानाविध मूत्राघात होते हैं। तो इसमें दोष में वात प्रधान है त्रिदोष, दुष्य में मूत्र होगा, अधिष्ठान में बस्ती दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्होंने लिखा हुआ है। वैसे बस्ती तो ब्लैडर से ज़्यादा काउंट करते हैं, और पूरा ही यूरिनरी सिस्टम जो कह सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट कह सकते हो, पूरा हो गया। स्रोतस में मूत्र स्रोतस, और खास करके मूत्राघात के केस में मूत्र संग हो जाएगा, मीन्स यूरिन अंदर रुक गई है, संग वाली कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पर आपको जो है दिमाग में रखने का या पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वजह से, तो वहाँ पर चरक ने 25 प्रकार के माने हुए सारे जो मूत्र रोगों का वर्णन किया है, तो उसमें 8 तरह के मूत्रकृच्छ हैं, वो चरक ने भी माने हैं, वो सुश्रुत जी ने भी वही माने हैं, लेकिन हमारे वाग्भट जी ने 4 तरह के मूत्रकृच्छ माने हैं। तो इस बात को आपको कैसे रट पाओगे आप देख लेना। फिर मूत्राघात की बात आएगी तो हमारे सुश्रुत जी ने क्या किया, 2 को मिलाकर 1 कर दिया, आगे आप पढ़ोगे वस्त्र कुंडलिका और वो है, तो उन्होंने मूत्राघात 12 तरह का माना है, बट हमारे चरक जी ने 13 तरह का माना है। और जो हमारे वाग्भट जी हैं इन्होंने भी 12 तरह का ही मूत्राघात मारा हुआ है। और उसके अलावा अश्मरी तीनों लोग ने ही 4 तरह का माना है, तो चरक का 25 बनता है, सुश्रुत जी का 24 बनता है, और वाग्भट जी का 20 ही बनता है, क्योंकि इन्होंने जो मूत्रकृच्छ के टाइप है उसको काफ़ी कम कर दिया है। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है। और रही बात ट्रीटमेंट वगैरह जो दे रखा आपके चैप्टर्स में, त्रिमर्मीय सिद्धि में ही मिलीन के वर्णन है। अब यहाँ पर जो ये मूत्राघात 13 प्रकार के हैं चरक के हिसाब से, या 12 प्रकार के आपके सुश्रुत के हिसाब से हैं, और वाग्भट जी के हिसाब से भी 12 प्रकार हैं। उनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, कई बार नाम ही पूछ लेता है, क्वेश्चन दे करके पूछ लिया ये मूत्रकृच्छ के टाइप हैं या मूत्राघात के टाइप हैं। तो मूत्रकृच्छ का तो आपको पता अलग तरह का था, वातज पित्तज कफज इस तरीके से सन्निपात चल रहा था। यहाँ जो है वात कुंडलिका, वात बस्ती, मूत्रोसंग, ये जो 3 है मैकेनिकल यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस हैं। मूत्र जठर जो है डिस्टेंडेड ब्लैडर है, मतलब यूरिन वहाँ रुक गया तो पेट थोड़ा सा फूला सा नज़र आएगा। और ऐसे सारे केसेस में कभी भी आपके पास अगर आता है इसका पेशेंट, तो वहाँ पर पीए जरूर कर लीजिए, लोअर पेल्विक रीजन में क्या कोई स्वेलिंग टाइप का, उबार टाइप का नज़र आ रहा है। हालांकि पेशेंट भी बता देता है, बट एक बार आप देखेंगे तो भी इससे आपको आइडिया लग जाएगा। मूत्रातीत और बस्ती कुंडल जो है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है। मूत्रातीत का मतलब सिंपल सा ये होता है, मूत्र अतीत मतलब यूरिन को काफ़ी टाइम रोकने के बाद जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो ड्रॉप यूरिन होता है, कई बार थोड़ा बहुत पेनफुल भी होता है, तो वो वाली कंडीशन है। ठीक है, बस्ती के ऊपर कुंडल टाइप का बन जाता है। तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की थी। अस्टीला मतलब इनलार्ज प्रोस्टेट, तो इनलार्ज प्रोस्टेट वाले सारे पेशेंट आफ्टर एज ऑफ 50 के ज़्यादा मिलेंगे। तो बूढ़े जो आपके पास पेशेंट आते हैं और यूरिनरी ट्रबल की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग यूएचजी वगैरह कराते हैं और प्रोस्टेट का पीएसए टेस्ट भी कराते हैं कि देख लेते हैं प्रोस्टेट की क्या कंडीशन है। फिर मूत्र ग्रंथि में स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग द ब्लैडर नेक, अब ब्लैडर के नेक पर कोई चीज़ अटक जाएगी तो पक्का सी बात है यूरिन नहीं हो पाएगी। फिर उष्णवात जो होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होते हैं, ये सब जो जैसे ग्यूनोरिया वनेरिया टाइप के पेशेंट है, या समझ लो कि ये एसटीडी वाले टाइप वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनको एसटीडी वगैरह होता है या उस तरह के गलत कांटेक्ट वगैरह में आते हैं।
फिर मूत्र शुक्र स्टैग्नेशन ऑफ सीमेन, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यूरिनेशन का प्रेशर आया बट उसी में क्वाइटस करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की तकलीफ आती है। फिर इसी तरीके से रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो बिट विघात वगैरह वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके पास काफ़ी आते हैं ऐसे, यूटीआई के भी बहुत पेशेंट आते हैं, मतलब मूत्रकृच के थे, या डायसोरिया वर्ड यूज़ किया हुआ है नॉर्मल में, और मूत्राघात मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो ये वाले भी आपके पास में काफ़ी पेशेंट आते हैं और इमरजेंसी होती है तो आपको टैकल करना आना चाहिए। तो पहले तो डायग्नोसिस हमारी सही से बननी चाहिए, और डायग्नोसिस अगर सही बना लेते हो तो एक बात बता दूं मैं, एलोपैथ की डायग्नोसिस से कभी डरा मत करा करके। एलोपैथ वाले ऐसा भी होते हैं, अभी जैसे मैं आसमीर जमदग्नी सर का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें उन्होंने पेशेंट को बहुत बुरा डायग्नोस किया, मतलब कि वो कुछ दिन का मेहमान है और उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और उसके बाद में जब सर ने अपनी दूसरी डायग्नोसिस बनाई और सर ने ट्रीटमेंट किया, मतलब उन्होंने सीए का था, मैलिग्नेंसी का केस किया था, और जब पेशेंट यहाँ से ठीक हो गया तो बाद में बोलते कि नहीं हमने गलत डायग्नोस किया था। तो आपने मान लो अगर गलत डायग्नोस भी किया था, बट आपका जो बोलना है, डॉक्टर का गलत बोलना या डॉक्टर का डराना पेशेंट को तो जान वैसे ही ले लेगा, ठीक है। तो कई बार आयुर्वेद वाले, क्योंकि आयुर्वेद वालों की डायग्नोसिस का तरीका अलग होता है, और उस तरीके से जब डायग्नोसिस अगर प्रॉपरली कर रहे हो तो मरीज को अगर परमात्मा ने सांसें लिखी है तो आप सांसें दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी बड़ी डायग्नोसिस चाहे वहाँ की बनी हो एलोपैथी वालों को, हमेशा आपको अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस ज़रूर बनानी चाहिए। और आप मतलब आयुर्वेद कभी भी ये नहीं करता कि हम उनके ब्लड रिपोर्ट को ठीक करने बैठते हैं या यूएसजी रिपोर्ट को, हम पहले उनके साइन सिम्टम की तरफ ध्यान देते हैं, हम उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वात कुंडलिका में क्या होगा, वातवर्धक आहार विहार होगा, आधारणी वेगों का धारण होगा, उसके कारण प्रकृत वात जो होगी वस्तुगत वायु मूत्र में मूत्राशय में प्रविष्ट होकर कुंडलीकृत होकर संचरण करती है, मतलब वहाँ हो गई और सर्कुलर फॉर्म में कुंडलीकृत फॉर्म में संचरण करेगी, तो जिसके कारण बस्ती में क्या होगी, पीड़ा होगी, थोड़ी मात्रा में बार बार सकष्ट मूत्र त्याग होता है। तो अगर आप ऐसा कंडीशन देखेंगे तो आपको मूत्रकृच्छ से ज़्यादा मेल खाता हुआ रहेगा। तो इस कष्टकारी मूत्र रोग को वात कुंडलिका कहा गया। तो इसमें स्फिंक्टर्स का इरिटेशन हो सकता है या स्पाज्मोटिक स्ट्रक्चर्स हो सकता है या न्यूरोमस्कुलर भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है मस्कुलर वाइज ही प्रॉब्लम होती है, या ब्लड ये केसेस आप देखेंगे ना, जो लोग क्रॉनिक यूटीआई वगैरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको हमेशा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस बना रहता है, उन सारे पेशेंट के साथ में हो जाता है, क्योंकि ब्लैडर की हालत उनके क्या रहती है ना, हमेशा इरिटेटेड से रहती है। तो ब्लैडर सही तरीके से सोचो, या वहाँ की मसल्स जो होती है ना प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, मतलब वो लोग क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स, मतलब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो यूरिन तो हो जाता है बट उनका थोड़ा बड़ा यूरिन हमेशा बना ही रहता है ब्लैडर में उनके, तो ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। तो एक तरीके से समझ लो ब्लैडर का उनके प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है। या ये वो एक्चुअल में देखोगे, हालांकि आके तो आपके बिड वाला अलग से सिस्टम है, मतलब बिड विघात वाला, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं वहाँ पर भी होता है, क्योंकि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है वो आप गायनी में भी मैं भी आपको बता दे रही हूँ, जैसे प्रोलैप्स वगैरह के केसेस आते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट की हिस्ट्री होती है, तो वहाँ पर वो प्रवाहन करता है, बेग मतलब ताकत लगाता है। तो ताकत लगाता है तो जब क्या है, क्योंकि ब्लैडर है, उधर रेक्टम है और इधर हमारा यूट्रस है, ये तीनों एक दूसरे के आसपास ही है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लगा हुआ, तो उनका एक दूसरे पर प्रेशर पड़ता है। तो जब हम प्रवाहन करते हैं तो वहाँ पर ताकत लगती है, तो जिसकी वजह से वहाँ की मसल्स में भी प्रॉब्लम आती है। तो उस तरह के केसेस भी होता है, तो इसलिए पेशेंट से हमें डायरेक्ट पूछना पड़ता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहती है और क्या आप ताकत जोर तो नहीं लगाते हो पॉटी करते वक्त में। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि आपको मतलब सब जो मूत्राघात है उसको तो ट्रीट करना ही करना है, और जो उसके मल के साथ तकलीफ है उसको भी आप ठीक करोगे तब जाकर आपका ये पेशेंट ठीक होता है, ठीक है। दूसरा है वातबस्ती। वातबस्ती में क्या होगा, यहाँ पर भी वेग विधारण का होगा, तो रुकने कारक बस्ती में प्रकृति हुआ है, मूत्रावरोध, वेदना और कंडू उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और साइन सिम्टम ऐड हो गया, तो कंडू हो गया, कंडू मतलब थोड़ा सा कफ का भी हो गया, बट है भी ये भी वातोलवण ही है, ठीक है। फिर मूत्रोसंग में, मतलब मूत्रोसंग में क्या होता है कि वहाँ पर जो उसका छिद्र है मेड्र का, तो यूरेथ्रा का जो छिद्र है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, खवय गुण आ जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो यूरिन थोड़ा सा आकर के रुक जाएगा, और जो रुका हुआ यूरिन रहेगा तुरंत नहीं निकला तो पक्का सी बात है वहाँ पर पेन करेगा, और हो सकता है पीड़ा के साथ या बगैर पीड़ा के भी बाद में निकले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब यूरिन रुका है तो पक्का सी बात है वहाँ पर बल्कीनेस या हैवीनेस फील होगा पेशेंट को, क्योंकि भाई बहुत छोटा सा तो होल ही होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के केसेस
केसेस में पाया जाता है। और आजकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा के वगैरह के पेशेंट्स आपने देखे होंगे कि वो हमेशा आईसीयू वाली कंडीशन बनती है, जबकि आयुर्वेद में बहुत इजीली ट्रीट किए जा सकते हैं। एलोपैथ वाले कई बार सर्जरी वगैरह के लिए भी रिकमेंड करते हैं ऐसे सारे केसेस में। मूत्र जठर में क्या होता है, मूत्र के वेग को रोकने से रुका हुआ प्रकपित वायु उदावर्तित होकर के जब रुकेगी वायु तो इधर उधर ट्रैवल करने की मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, सामान्य अधोमुख से न निकल करके ऊपर बस्ती में ही पड़ा रहता रुका रहेगा, और फिर बस्ती मूत्र से भरकर जठरवत हो जाएगी, मतलब पेट जैसा फूल जाएगी। अर्थात उदर प्रदेश मूत्र से परिपूर्ण बस्ती से भरा दिखाई पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन होगा तो वेदना भी होगी, मूत्रावरोध भी होगा, पुरुषावरोध होगा, अजीर्ण की स्थिति होगी। मतलब एक साथ होगा कि पेशेंट आ रहा है, कह रहा है कि ना मुझे यूरिन हो रहा है, ना मुझे पॉटी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह की सारी कंडीशन होगी। तो ये भी काफ़ी इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन होती है जब इस तरह के पेशेंट आते हैं। तो डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर का केस है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, एटोनिया ब्लैडर भी हो सकता है कि ब्लैडर की मसल्स ही कुछ काम ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने एक अपना डाला हुआ कि सर्वांगासन जो करते हो लोअर पेल्विक रीजन की मसल्स पर बहुत बढ़िया काम करता है, तो सर्वांगासन करेंगे, फिर आप हलासन है, पश्चिमोत्तासन, उत्तरासन। तो अगर ये जो आसन आप करता रहता है पेशेंट तो उसको इस तरह की तकलीफ नहीं होती है। साथ में जो भी हेतु है मतलब मूत्र का वेग का धारण नहीं करना है, हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का अपना ख्याल तो रखना है। साथ में जो प्राणायाम आसन वगैरह किए जाते हैं तो उनसे चीज़ें हमेशा ठीक रहती हैं। तो आप देखेंगे पुराने टाइम के लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट आजकल काफ़ी तकलीफ हो रही है। फिर मूत्रातीत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरिन के प्रेशर को जब काफ़ी टाइम तो होल्ड करते हैं। आप लोग अपने केस में भी देख सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में फंस जाते हो, मतलब बाहर रह गए हो। इन द केस ऑफ फीमेल ये ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मेल तो कहीं भी अपने आप को इवैक्यूएट कर लेते हैं। तो वो जब आधा एक घंटा अगर उनका मान लो किसी वजह से ऐसा हुआ कि रुक गया, तो उस केस में जब जाएंगे तो उनको एक तो उस वक्त पेट थोड़ा सा फुला सा लगता है, और जब निकलता है और वो फील होगा नॉर्मल कपड़े में नहीं, क्लोथिंग में पता चलता है। जब जींस वगैरह या जो कोई लोग कुछ लोग टाइट कपड़े पहनते हैं तो वहाँ पर फील होता है कि हाँ पेट में थोड़ा सा उभार सा आया हुआ है। तो वहाँ पर जब जाओगे आप इवैक्यूएट करने के लिए तब थोड़ा सा पेनफुल यूरिनेशन वाली कंडीशन होती है। तो इसमें होता है मूत्र स्वयं शीघ्रता से प्रवृत्त नहीं होता, इट विल टेक टाइम। तो ऐसा रोगी जब मूत्र त्यागने बैठता है तो मूत्र मंद वेग से आता है, मंद गति से बार बार मूत्र की प्रवृत्ति को मूत्रातीत कहते हैं। तो वस्तु है मूत्रावरोधज, मूत्र बाहुल्य है, तो उसमें आपने रुका हुआ था तो इसलिए ट्रबल आया है। तो दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन विथ इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग। तो दोनों तरह कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है। इस तरह की कंडीशन को चूँकि मैंने भी लाइफ में कई बार फेस किया है, कभी इस तरह की कंडीशन फंसी है एक दो बार। हालांकि ये सब सारी चीज़ों की जो है कम एज में तो नहीं फील होता था, क्योंकि कम एज में भी हम लोग को भी ये गंदी आदत रहती थी कि बहुत ज़्यादा हाइजीन दिमाग में घुसी होती थी, और हाइजीन की वजह से गलत जगह या गंदी जगह जब होती थी नहीं जाते थे। गलत जगह मतलब कि नहीं साफ़ सुथरा है। तो बाद में ये चीज़ अब समझ में आता है कि नहीं, उस हाइजीन से ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बॉडी से कोई चीज़ इवैक्यूएट हो, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी था। हमारे टाइम में हम लोग को रहता था हाइजीन दिमाग में, खासकर फीमेल को ये चीज़ ज़्यादा होती है हाइजीन की इशू। तो इस वजह से फिर बस्ती कुंडल क्या है, मूत्रातीत के समान बस्ती कुंडल भी मूत्रावरोधज मूत्र बाहुल्य जैसी स्थिति होती है। इसमें आचार्य वाग्भट और जी सुश्रुत जी ने दोनों मूत्रातीत और बस्ती कुंडल को एक ही मान लिया, इसलिए उन दोनों के देखो वाग्भट जी के और सुश्रुत जी के 12 टाइप है, बट हमारे चरक जी के 13 टाइप है। तो इन चरक जी ने हमारा अलग से किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बस्ती अपने सामान्य स्थान से ऊपर उठी हुई, बढ़ी तथा गर्भ के समान प्रतीत होती है। शूल होगा मतलब पेन होगा, स्पंदन पैल्पिटेशन हो सकता है। दाह से पीड़ित रोगी को मूत्र बूंद बूंद करके मूत्र त्याग होता है, किंतु यदि बस्ती प्रदेश को हाथ से दबाए तो मूत्र की धारा निकल पड़ती है। तो यहाँ पर भी एटोनिया ब्लैडर है। तो कई बार ऐसा केस होता है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हो, स्नेह शोधन करके हल्का सा वहाँ मसाज करते हो। खासकर आपने देखा होगा ऐसी सारी चीज़ें बच्चों के केस में जरूर की जाती है। बच्चे भी कई बार यूरिन का प्रेशर वगैरह होल्ड कर लेते हैं, या कई बार बहुत छोटा बच्चा होता है तो लोग उसको देखते हैं कि यूरिन नहीं काफ़ी टाइम से हुई है, तब थोड़ा सा मालिश वालिश करके हल्का सा वहाँ से करती हैं तो निकल जाता है। तो ये बस्ती कुंडल वाली कंडीशन होती है। तो मूत्र जठर, मूत्रातीत तथा बस्ती कुंडल एक ही रोग की विभिन्न वृद्धतर अवस्थाएं हैं। एक ही बीमारी है, उसकी अलग अलग स्टेजेज हैं। जब मूत्राशय केवल भरा हो तो मूत्र जठर कहते हैं, मूत्र जठर के साथ मूत्र स्वयं से बूंद बूंद निकल रहा है तो मूत्रातीत कहते हैं, और बस्ती कुंडल शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह की सारी कंडीशन होती है। अस्ठीला का मतलब होता है प्रोस्टेट वाली, यहाँ पर भी 50 के बाद ही का जो मरीज आएगा तो वहाँ पर अस्ठीला का मतलब एक्चुअली स्टोन टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पुरीश मार्ग मतलब आपका रेक्टम हो गया एंड बस्ती के बीच में आश्रित वायु अस्ठीला के समान घन और कठोर ग्रंथि को उत्पन्न करती है। तो इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो उसको वातस्ठीला बोलते हैं। तो यहाँ पर आधमान की कंडीशन होगी, पक्का सी बात है।
जब कभी भी यूरिन वगैरह का प्रेशर होल्ड किया जाता है ना, तो आधमान टाइप की कंडीशन होती है, मतलब लगता है गैस बनी हुई है, पूरा हुआ है, तथा वाल्व मलमूत्र का अवरोध करती है। अपरिवृत प्रोस्टेट ग्रंथि के सदृश विकृति है, एग्जैक्ट प्रोस्टेट टाइप की नहीं, बट आजकल जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट वगैरह के पेशेंट आते हैं जिनको बोलते हैं यूरिन की ट्रबल होती है, लगभग उनके जैसी होती है, जिसमें बड़ी पोरस ग्रंथि बस्ती के अधोभाग पर दबाव डालती है, क्योंकि आप देखोगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सी ऊपर होती है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है और मूत्रावरोध हो जाता है। उसी तरीके से मूत्र ग्रंथि में क्या होगा, अभी आप देखेंगे एक में क्या होता है कि जस्ट उसके सामने आती है, एक नीचे आती है। तो बस्ती मुख के भीतर, ये भीतर रहे गोल स्थिर छोटी ग्रंथि सहसा आ जाती है, जिसमें अश्मरी के समान वेदना होती है। रेनल कॉलिक आपने सुना ही होगा कि रेनल कॉलिक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसे मूत्र ग्रंथि कहते हैं। वातास्थीला तथा मूत्र ग्रंथि में मौलिक भेद है कि वातास्थीला जो होता है बस्ती मुख के बाहर जाएगी, पुरुष मार्ग तथा बस्ती के बीच में होती है, जबकि मूत्र ग्रंथि जो है बस्ती के भीतर होती है। अस्ठीला हमेशा स्थिर होती है तथा धीरे धीरे उत्पन्न होती है, जबकि मूत्र ग्रंथि सहसा बस्ती मुख में आ जाती है, क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन होगा तो धीरे धीरे होगा ना कैल्सिफिकेशन कहीं पर भी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, इनलार्ज प्रोस्टेट है, इस तरह की चीज़ों में पाई जाती है। फिर उष्ण बात है, जो एसटीडी वगैरह टाइप का जो लोग हाइजीन वाइजीन मेंटेन नहीं करते, इधर उधर के उनके रिश्ते रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अधिक व्यायाम किया, पदयात्रा बहुत ज़्यादा किया, आतप सेवन वगैरह कारण वायु सहसा प्रकट होगा, पित्त बस्ती में स्थित होकर बस्ती मेढ्र तथा गुदा में प्रदाह उत्पन्न करता, मतलब बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो गए। उष्णवात टर्मिनोलॉजी से याद रखना। तथा हरिद्रा के वर्ण वाला रक्त मिश्रित मूत्र या केवल रक्त का ही स्राव करता है। इसमें कृच्छता के साथ बार बार फ्रिक्वेंसी मतलब आता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, तो इसको उष्णवात कहते हैं। ऐसा प्रायः मूत्राशय क्लास होता है, सिस्टाइटिस या मूत्र प्रसिक मतलब यूरेथ्राइटिस में होता है, और पुए में गोनेरिया तथा तत्सम रोगों में पाया जाता है। तो जो एसटीडी वगैरह वाले पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। तो वहाँ पर आप रूटीन का कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक करा लोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग एलोपैथ वाले तो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक चलाते हैं, बट आपके पास भी बहुत सारी दवाएँ हैं, आप देख करके डिसीजन लेकर अपनी चीज़ें चला सकते हैं। फिर मूत्र शुक क्या है, मूत्र बेग के रहते हुए स्त्री प्रसंग करना है। वही है, मैंने पहले बता दिया कि अगर यूरिन का प्रेशर आया उसमें उसने क्वाटेस किया तो व्यक्ति में वायु प्रकपित हो जाता तथा अपने स्थान से च्युत हुआ शुक्र मूत्र त्याग के पहले या पश्चात प्रवृत्त होता है। तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है यूरिनेशन से पहले या यूरिनेशन के बाद में निकलेगा। तो मूत्र भस्मोदक अर्थात चूने के पानी के समान तलछट युक्त होता है। तो आपसे पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि मूत्र शुक्र में कैसा निकलता है, या भस्मोदक वर्ड पूछ लिया जाएगा तो आप वहाँ से वो कर सकते हो, है ना। मूत्र में शुक्र की स्थिति के कारण कभी कभी मूत्र में कृच्छता तथा मूत्र विबंधित आ जाता है, इसलिए इस अवस्था को मूत्राघात के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। वस्तुतः यह शुक्रज मूत्र विबंध है, मतलब डायसूरिया एंड ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू सेमिनल क्लॉट्स एंड फॉस्फेट सेडिमेंट्स। तो आप यूरिन का टेस्ट कराते हो, सेमिनल एनालिसिस कराते हो, तो वहाँ से भी आपको इस तरह की कंडीशंस पता चल जाएंगे। बिड विघात में क्या होगा कि वही पॉटी का प्रेशर आता है, उसको होल्ड करते हैं। तो जब पूरी वायु द्वारा उदावृत होकर मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल भी आएगी और मलयुक्त या मल भी गंध से युक्त मूत्र वेदना के साथ आता है, तो इसे बिड विघात कहते हैं। ऐसा मलाशय तथा मूत्राशय के बीच भगंदर बन जाने से रेक्टोवेसाइकल फिस्टुला वगैरह की जो कंडीशन होती है तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन बन सकती है। उसी तरीके से मूत्रासाध है, तो मूत्रासाध में पित्त और कफ है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से दोष हैं, तो पित्त और कफ के अलग अलग अथवा एक साथ प्रकपित वायु द्वारा घनीभूत हो जाने से रोगी कृच्छता के साथ, मतलब यहाँ पर भी पेन होगा, पीत रक्त या श्वेत गाढ़ा दाहयुक्त गोरोचन तथा शंख भस्म के वर्ण का अल्प जल्प युक्त तथा तीनों दोषों के वर्णों से युक्त रूप मूत्र त्याग होता है। इस अवस्था को मूत्र साथ ऑलिगोयूरिया स्कैंटी यूरिनेशन एसोसिएटेड विद कंसंट्रेटेड यूरिनरी फॉस्फेटेरिया कहते हैं। तो ये कंडीशन काफ़ी कई बार बहुत मुश्किल हो सकती है, समझ लो, क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है ना हिंदी का टर्मिनोलॉजी वो काफ़ी टफ वाली कंडीशन है, मतलब आईसीयू वाली टाइप की कंडीशन बन रही पेशेंट की। मूत्रक्षय का मतलब स्कैंटी यूरिनेशन हो रही थी, ये रिनल फेलियर वगैरह केसेस में तो था, शुरुआत में नहीं होता। रिनल फेलियर वगैरह के केसेस बाद में जब आते हैं मतलब लेटर स्टेजेस में, तो वहाँ पर उनको यूरिन बहुत कम निकलता है। तो पक्का सी बात है वो सारा यूरिन वही अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, और यूरिन क्या है, बॉडी का कचरा ही तो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो पक्का सी बात है वहाँ पर पॉइजनिंग कॉज होगा, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। चिकित्सा सूत्र में हमेशा स्नेहन स्वेदन कराइए। तो मैंने हमेशा कहा कि कोई भी वातहर तेल ले लीजिए, उसे स्नेहन कर दीजिए, वहाँ से अभ्यंग करके हल्का सा स्वेदन कर देंगे तो स्नेहन स्वेदन से भी यूरिनेशन हो जाता है। फिर स्निग्ध विरेचन देना चाहिए, बस्ती कर्म वगैरह कराना चाहिए, संशोधन कर्म करनी चाहिए। उत्तर बस्ती दी जा सकती है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक हमारे सर थे फीमेल पेशेंट के केस में उन्होंने फलग्रित की उत्तर बस्ती दी थी। मेल केसेस में भी आप चिरबला की या कोई भी ऑयल जो भी उस वक्त कंडीशन में आपको समझ में आता है, उसे मेडिकेटेड ऑयल को हल्का सा गर्म करके
आप उत्तर बस्ती दे सकते हैं अगर कैथेटराइजेशन आपने किया है प्रॉपरली, क्योंकि मैंने तो अभी तक फीमेल को ही किया है। फ्रैंकली बताऊँ बेटा, मैंने मेल को नहीं कैथेटराइजेशन की। 1-2 पेशेंट को मैंने सोचा था उत्तर बस्ती करूँगी, फिर और चीज़ों से ही सॉल्व हो गया तो मैंने नहीं किया। तो जो भी जितने रहते हैं मेल डॉक्टर्स वो सारे लोग करते हैं कैथेटराइजेशन मेल को बड़े ईजिली, और ऐसा नहीं होता कि नहीं हो पाता। जैसे फीमेल का हो जाता है, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल से करना पड़ता है, हो जाता है आराम से, तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कैथेटराइजेशन करना जानते हो तो उत्तर बस्ती कर सकते हो। बस शर्त इतनी होती है कि उत्तर बस्ती करने में थोड़ा सा हाइजीन ज़्यादा रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस ज़्यादा रखने चाहिए, ओटी टाइप की कंडीशंस रखनी चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए। कभी एलोपैथी वाले ये ना कहें कि हाँ आयुर्वेद वालों ने काम किया इस वजह से प्रॉब्लम आई। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कैथेटराइजेशन भी करते हैं, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट में पहले काफ़ी ज़्यादा काम किया था, फिर प्राइवेट में 2 बार पर्सनल पेशेंट को देखा, तब समझ में आया कि वो जब एक कैथेटर भी डालते हैं ना तो लगता है एक प्रोसीजर कर रहे हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो लगता है लाया वो कैथेटर, बस K90 वहाँ से निकला और हमने डाल दिया। बट वो लोग बहुत प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, और वो तो हालांकि वार्ड में ये चीज़ें करते हैं। बट आपको जब भी करना है तो प्लीज़ थोड़ा सा ओटी टाइप की कंडीशन रखिए और उसमें करिए, वरना क्या होता है इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। संसमन चिकित्सा में वाथर अनुलोमन कर्म कराएंगे। मूत्र विरेचनी, मूत्र विशोधनी, मूत्र विरेचनी द्रव्य जो है, मूत्र विरेचनी का मतलब हो गया जो यूरिन के अमाउंट को बढ़ाएगा। मूत्र विशोधनी मतलब यूरिन को वो करेगा, मतलब विशोधन करेगा, जो भी उसमें बन रहे हैं क्लॉट्स वाले टाइप का, मतलब ये सब फॉस्फेटोस्पेट दुनिया भर की चीज़ों वाला आप समझ लीजिए। मूत्र विरेचनी का मतलब ये होता है कि यूरिन का जो कलर है नेचुरल कलर, तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में दोनों है, मूत्र विरेचनी भी है, पुरुष विरेचनी भी है। तो कभी पेशेंट से पूछे आपकी यूरिन का कलर क्या है, अगर यूरिन के कलर को सही नहीं बता रहा, जो हमारे यहाँ लाइट येलो डिफाइन है, या जिस तरीके से अगर आपको लगता है पेशेंट बोलता नहीं पानी जैसा जाता है, या बोले कि अभी जैसे मेरे एक पेशेंट थी बोली कि मुझे सरसों के तेल जैसा जा रहा है, तो ऐसे सारे पेशेंट को मूत्र विरेचनी गण के द्रव्य अगर आप देंगे, उसमें से 1-2 भी मिलते हैं तो 1-2 द्रव्य भी दे देंगे पेशेंट को, बोल देंगे इसका काढ़ा बना करके पियो, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और अभी मैंने खुद अपने YouTube के चैनल पर भी डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, बट होता है कि कई बार हम चरक उतनी नहीं पलटते, इसी वजह से मैं बना के ये सब चीज़ें डाल रही हूँ कि जब कभी देखना बुक नहीं उठाया हमने वहाँ से देख लिया, और हार्डली वो 1-1 मिनट की वीडियो बस मैं डाल रही हूँ। फिर औषध प्रयोग में वीरतरवादी गण है, दशमूलादिक्वात है, दशमूल तो हमेशा अच्छा काम करता है, गोचुरादिक्वात है, शिलाई जुटू है, शतावरी आदि योग है, उशीरादि है, चंद्रकलारस है। जहाँ पर पित्त ज़्यादा होंगे दाह वगैरह, वहाँ पर आप उशीर वाले या चंद्रकलारस, चंदनासो, चंद्रप्रभा भट्टी, शिवा गुटिका, क्षार प्रयोग कर सकते हैं, पानी प्रयोग, जल प्रयोग, ये सब सारी चीज़ें। जैसे वाटर में केस में आप मैं बोलती हूँ नींबू पानी आप पिलाइए, आप नारियल पानी पिलाइए, आप इच्छू का रस दीजिए, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप पेशेंट को करा सकते हैं। शस्त्र कर्म में अगर रिनल कॉलिक वगैरह है, अश्मरी है, स्टीला है, ग्रंथि है, इस तरह के जो होते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सर्जरी की ज़रूरत है, और हमारे आयुर्वेद में भी है इस चीज़ का। व्यवस्था पत्रक की बात करेंगे तो संक्षेप क्रियायोग निदान परिवर्जनम हर जगह होता है। फिर सामान्य वातानुलोमन क्रिया करेंगे। स्नेह स्वेदन संशोधन स्निग्ध विरेचन बस्ती कर्म जो पहले किया था आपने, मूत्रकृच्छ में भी यही सेम ट्रीटमेंट लिखा है, सेम ट्रीटमेंट आपके मूत्राघात में भी है। मूत्रावरोध होने पर आवश्यकता अनुसार उत्तर बस्ती, शस्त्रकर्म, शल्यापहरण। मूत्रकृच्छ में आपको शस्त्रकर्म या शल्यापहरण वगैरह की सिचुएशन नहीं करने की जरूरत पड़ रही थी, बट मूत्राघात की कंडीशन में करनी पड़ती, क्योंकि यूरिन बिल्कुल रुक जाता है तो बहुत बुरी हालत होती है पेशेंट की। मूत्र या मूत्र क्षय होने पर पक्का से बात रहे, मूत्र का क्षय है, स्कैंटी है, मीन्स हम ऐसा कोई द्रव्य देंगे जिससे मूत्र का बनना शुरू हो जाए, तो तुरंत में सबसे पहले आप क्या दे सकते हो, पेशेंट को पानी पीने को दे सकते हो। फिर आप नींबू पानी भी दे सकते हो। क्यों मैंने पानी का, क्योंकि कई बार घर में पेशेंट के पास में नींबू भी नहीं होता है और पेशेंट आपको फ़ोन कर देता है, तो बोलो सबसे पहले पानी पीने को है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसको दाह वगैरह बहुत लग रही है तो मैं सिंपल घर की चीज़ें पहले आपको बता दे रही हूँ। आप बोल सकते हो सौंफ मसल लीजिए, उसका पानी पी लीजिए, या सौंफ और धनिया का पानी पी लीजिए, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। पहले घर में हमें देखना पड़ता है, फिर कोई चीज़ आप दवा बता सकते हो। फिर बोल दो कि भाई आसपास से आप नारियल पानी लेकर आओ, नारियल पानी ढेर सारा पी लो। फिर इच्छू गन्ने का रस जो है वो भी आपका पता होना चाहिए, मूत्र जनन में आता है, तो आप वो सब सारी चीज़ें देंगे तो उनसे आराम आएगा। और कुछ नहीं है, घर में नॉर्मल सिंपल मतलब ये पानी वानी दे दिया, और थोड़ा सा स्नेहन स्वेदन में कोई भी तेल जो घर पर पड़ा है, या घृत ही मान लो पड़ा है इटसेल्फ, तो घृत से स्नेहन करा दिया और ऊपर से हल्का सा गरम करके मसाज कर दिया, मतलब गर्मी ला करके ही हाथ से कर दिया उस तरीके से, मतलब पता ही रहता है कि लोअर रीजन में करना है, तो उससे भी यूरिन का आ जाता है। क्योंकि कई बार पेशेंट होते हैं दूर से फ़ोन करते हैं तो उनको बताना होता है, और बोलो कि 10-15-20 मिनट में अगर आपको आराम नहीं आता तो एक बार जाकर डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ।
क्योंकि कैसी कंडीशन है आप सामने होते तो एसेस करते हो। कई बार पेशेंट को मान लो ऐसे सारे केसेस में उनका बीपी तक फ्लैक्चुएट होने लगता है, कई बार होता है ना टेंशन की वजह से बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है कुछ भी, तो तुरंत भाई मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है। फिर लोकल चीज़ों से ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे पास होता है हम दवा देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। तो मूत्र विरेचनी दिया आपने, मूत्र जनन दिया, द्रव्य प्रयोग, जल संयोजन वगैरह करा। आहार नियंत्रण में ऐसे सारे पेशेंट्स को आपको जल, लवण, प्रोटीन की मात्रा का नियंत्रण कराना पड़ेगा। तो अधिकतर कोशिश करें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट दीजिए, क्योंकि सॉल्ट से क्या होता है ना आपकी बॉडी में पानी रुकता है। हमें इस वक्त कुछ ऐसा करना है कि पानी निकले, वो वाली सारी चीज़ें हैं। चंदनादि वटी दे सकते हैं 2 टैबलेट बीडी। पुनर्नवा मंडूर दीजिए, पुनर्नवा आपको पता है कि अच्छा खासा निकालता है, तो जो भी यूरिन वगैरह बढ़िया से निकलेगी। प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं। पंचतृण कषाय मूत्र विरेचनी में आता है, तो पंचतृण कषाय दे सकते हैं। हालांकि पंचतृण कषाय वगैरह आप सब अपने मूत्रकृच्छ में भी दे सकते हैं। महानिम्ब कषाय वगैरह दे सकते हैं। और अत्यधिक रक्त विकार वगैरह हो गया तो कृत्रिम रक्त संशोधन उपाय वगैरह जो होते हैं वो कंडीशन देख करके होता है। जैसे रिनल फेलोर वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर भी मूत्राघात टाइप की सिचुएशन आती है। ठीक है, हाँ जी। अंकित जी का माइक अनम्यूट है, बताइए कुछ क्वेश्चन पूछना है अंकित जी? नो मैम। ओके।